दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। भीम आर्मी के संस्थापक, आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद। क्या चंद्रशेखर आज़ाद भविष्य में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती के असली उत्तराधिकारी होंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी का वजूद धीरे धीरे इसी तरह सिमटता चला जाएगा और चंद्रशेखर आज़ाद बड़ी जगह बनाते चले जाएंगे? क्या चंद्रशेखर आज़ाद का जो करियर है, राजनीतिक करियर है, उनकी भविष्य की जो सियासत है, क्या वो भी किन्हीं दायरों में सिमट करके रह जाएगी? इन सारे सवालों पर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी मौजूद हैं। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। और बहुत अहम सवाल है ये जो इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत में गूंज रहा है। और चंद्रशेखर आज़ाद एक नौजवान, एक स्कूल हेडमास्टर का बेटा, सियासत का सफर शुरू करता है तो पीछे मुड़कर नहीं देखता। लगातार शब्बीरपुर हिंसा के बाद से जिस तरह चंद्रशेखर एंट्री लेते हैं, भीम आर्मी की स्थापना करते हैं और जिस तरह से वो एक चेहरा बनते हैं, दलित और पिछड़े युवाओं को एक स्पेस देते हैं पॉलिटिक्स में, उनकी लीडरशिप को जगह देते हैं और वहाँ से संघर्ष करते करते जेल जाना पड़ता है उनको, रासुका लगती है उनके ऊपर और फिर वो फाइनली नगीना से पार्लियामेंट में पहुंच जाते हैं। यहाँ से शुरू होता है असली सफर चंद्रशेखर का। ये तो चंद्रशेखर लंबे समय से सियासत में संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। उनके करियर के हिस्से में प्रताड़नाएं हैं, पुलिस प्रशासन के साथ टकराव है, जेलें हैं, निजी जिंदगी के तमाम द्वंद्व हैं, संघर्ष हैं और इन सबसे पार पाते हुए वो अंततः पार्लियामेंट पहुंच जाते हैं। लेकिन सफर तो खत्म नहीं होता ना यहाँ पार्लियामेंट में राजेश भाई साहब। असल सफर तो यहाँ से शुरू होता है। असल अग्नि परीक्षा उनकी अब शुरू होती है कि वो कैसे, जैसे हरियाणा में जाके चुनाव लड़े, वो झारखंड, महाराष्ट्र में जाके चुनाव लड़े, अब शायद दिल्ली में भी चुनाव लड़ेंगे वो। तो किस तरह से वो एक अपनी पूरी पार्टी की पहचान राष्ट्रव्यापी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और किस तरह से वो जो मान्यवर काशीराम का जो बहुजन का समीकरण था उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे सवालों पर आपसे आज जानना चाहेंगे कि चंद्रशेखर का भविष्य क्या है। हमने एक छोटे से इलाके में मीरापुर में देखा, मुजफ्फरनगर के, कि बड़े पैमाने पर दलित यूथ उनकी तरफ शिफ्ट हो रहा था। तो मैं चाहूंगा कि आप शब्बीरपुर के पहले से शुरू करें, थोड़ा अतीत की चीजें बताएं चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में और फिर हम चंद्रशेखर आज़ाद के भविष्य के बारे में बात करेंगे। जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं एक बार पूरी जो चंद्रशेखर आज़ाद की जो पूरी जीवनी है मैं एक बार बताऊंगा, उस पर प्रकाश डालेंगे ताकि हमारे दर्शकों को पता चले कि चंद्रशेखर, क्योंकि जब कोई इंसान बुलंदी तक पहुंचता है तो उसे सब लोग याद करते हैं। हाँ। लेकिन बुलंदी से पहले का जो संघर्ष है उसमें उसे खुद अकेले झुकना पड़ता है। हाँ, और आमतौर पर उसे देखते नहीं लोग। जी 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 जी। तो चूंकि लंबे समय ही क्राइम रिपोर्टर है तो खूब संघर्ष देखा, बहुत समाचार लिखे भी हैं। डॉक्टर साहब, ये इनका जो मूल गांव है, जो ये अपना मूल गांव है छुटमलपुर है, छुटमलपुर जो कस्बा है इसके पास में इनका छुटमलपुरी गाँव है इनका। और चूंकि इनके फादर प्रिंसिपल रहे हैं, इनकी जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई है, ग्रेजुएशन लखनऊ विश्वविद्यालय से किया है। और जब इन्होंने एलएलबी की डिग्री ली तो गढ़वाल कॉलेज है, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, यहाँ से इन्होंने एलएलबी की है। और एलएलबी करने के बाद ही इनके मन में ये आया कि जो इतनी सारी समस्याएं हैं, जो दलितों पे, पिछड़ों पे, किसानों पे जो लगातार सरकारें बात करती हैं कि भाई हम इनके समाधान के लिए खड़े हैं और लगातार मूवमेंट चलते हैं, तो इन्हें लगा कि इसकी समस्या के अब इस पर कूदना चाहिए। हालांकि इनके मन में कहीं ना कहीं ये थी कि मुझे वकालत करनी है और कहीं कोर्ट में बैठना है, लोगों की समस्या का समाधान करना है। लेकिन मैं डॉक्टर साहब को बताऊं कि जब लगातार संघर्ष हुआ, बीच में बहुत सारे झमेले वैसे भी आए। सबसे बड़ी जो दिक्कत आई 2014 में, जब इन्हें लगा कि अब मामला हो गया, तो इन्होंने 2014 में सतीश कुमार जी थे और विनय रतन जी थे, ये लगातार इनके संपर्क में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि भाई आप जो संघर्ष करते हो, जो लड़ते हो समाज के लिए, पिछड़ों के लिए लड़ते हो, तो आप कोई एक मंच ऐसा बनाओ जिससे तमाम लोग जुड़े और आपकी लड़ाई आगे बढ़े। तो तब इन्होंने ये 2014 में भीम आर्मी की स्थापना की थी।
और जब भीम आर्मी की स्थापना की तो संघर्ष किया, बहुत ज्यादा लड़ाई भी हुई। वो घटना होगी सहारनपुर के, आपके याद, जिसको लेकर पूरा बवाल हुआ, शब्बीरपुर की घटना होगी, जातीय हिंसा होती है, जातीय हिंसा होती है और उसमें इन पे एनएसए लगता है। हालांकि उस समय सरकार बीजेपी की होती है उत्तर प्रदेश में, योगी जी मुख्यमंत्री बनते हैं और तब वो एनएसए लगती। तो एनएसए जब वो जेल जाते हैं एनएसए पे, तो एक बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है। लगता है भीम आर्मी के लोगों को, जो लोग उस संगठन में थे, कि भाई सच्ची बात करने वाले के खिलाफ सरकार खड़ी होगी। तो जब वो जेल जाते हैं, पूरी प्रताड़ना की स्थिति होती है, अखबारों में वो छपते हैं लगातार। तो फिर ये लगातार मूवमेंट चलता है। हालांकि हाईकोर्ट से न जमानत मिल जाती है, जमानत इस बेस पे मिलती है हाईकोर्ट से कि जो केयू एनएससी की धारा में इन पर मुकदमा दर्ज हो ही नहीं सकता था, इन पर इन्हें निरुद्ध हो ही नहीं सकते थे। तो इसके अलावा फिर ये जब 2019 का चुनाव आता है, तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि मैं बनारस से मोदी जी के सामने चुनाव लड़ूंगा। वहां गए, वहां मीटिंग हुई और वह तमाम लोगों से बात हुई। तो वहां चूंकि और भी दल थे, बहुत सारे विपक्षी, तो जब करीब आया तो कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अफसर थे, जो पॉलिटिकल ताकत थी, उन्होंने इन्हें डराने का प्रयास भी किया। तो फिर बहुत सारी वजह रही कि भाई सहारनपुर से वो बनारस पहुंचते हैं, वहाँ चुनाव लड़ने की बात करते हैं। तमाम प्रताड़ना के बाद में ये होता है कि फिर चुनाव नहीं लड़ पाते। लेकिन जो विपक्ष के लोग होते हैं, जो कांग्रेस के अजराय होते हैं, विपक्ष से लोगों का साथ देते हैं, उनकी मीटिंग में शामिल होते हैं और जो वहाँ इनके फॉलोअर हैं, उन सबसे ऐलान भी करते हैं कि मोदी जी को हराने के लिए विपक्ष में का आपको साथ देना है। फिर राणा जी चलते चलते 2020 का समय आता है। तो वो 15 मार्च 2020 का समय था, जब भीम आर्मी के लोगों ने कहा कि अब पॉलिटिकल पार्टी बनानी पड़ेगी। उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया कि अगर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अगर आज मुख्यमंत्री हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं, तो इसलिए कि उन्हें मूवमेंट के बाद में पार्टी का गठन करना पड़ा। तो फिर 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन करते हैं। और गठन करने के बाद में जब ये गठन होता है, तो उसी दौरान 2020 में बिहार में चुनाव होते हैं विधानसभा के। तो चूंकि और बहुत सारे दल थे, वहां तो नहीं गए। जब पप्पू यादव हैं, जो बड़े लीडर हैं बिहार के, इनकी जन अधिकार पार्टी है, उसमें ये वहां सहयोग करते हैं। जो छोटी छोटी पार्टी है, सबको इकट्ठा करते हैं और उन सबका नेतृत्व करते हैं और पूरे बिहार में रैली करते हैं, अपने लोगों को जगाते हैं। तो उसके बाद में जब बिहार के बाद में फिर चूंकि पार्टी बन गई, फिर अब जब चुनाव आता है जब 2024 का हरियाणा में चुनाव आता है, नहीं तो उससे पहले तो 22 का विधानसभा आता है। हाँ, 2022 का विधानसभा चुनाव था, यूपी का विधानसभा चुनाव था। और विधानसभा चुनाव में उन्हें ये लगा जो नहीं, उस वक्त आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था। अखिलेश यादव से उनकी वार्ता होती है और ऐसे हालात बनते हैं कि शायद चंद्रशेखर और अखिलेश यादव का गठबंधन हो जाएगा, आज़ाद समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का। लेकिन ऐन वक्त पे समाजवादी पार्टी उन्हें झटका दे देती है और ये गठबंधन हो नहीं पाता। हालांकि जयंत चौधरी से उनके रिलेशंस नॉर्मल बने रहते हैं और फिर वो इंडिपेंडेंटली फाइट करने का मन बना लेते हैं। तो ये इस तरह की कहानी वहाँ से शुरू होती है। और राणा जी, मैं एक बार नट सेल में बताऊंगा कि किस किस मूवमेंट में इन्हें जेल जाना पड़ा, वो एक बार बताना बहुत जरूरी है। तो शब्बीरपुर की घटना होती है, उसमें तो एनएसए लगी थी, जेल जाना पड़ा। उसके बाद में जब जंतर मंतर पे सीए के खिलाफ जो बड़ा लंबे समय धरना चला, वो तो ऐतिहासिक धरना है, बहुत लंबे समय, कोरोना काल में समाप्त हुआ था, बाकी चलता आ रहा था। तो कोरोना काल में जब ये उस धरने को संबोधित करने के लिए जाते हैं, तो पुलिस इन्हें रोक देती है। तो जामा मस्जिद के सामने ये विरोध पर एक मार्च निकालने का ऐलान करते हैं दिल्ली में। तो उस मार्च में दिल्ली पुलिस इन्हें गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि फिर बाद में कई दिन रहने के बाद में जेल से फिर जमानत हो जाती है। तीसरा, फिर जब सीए का मूवमेंट चल रहा था, ये हैदराबाद चले जाते हैं और हैदराबाद में जब ये वहाँ एक मीटिंग को संबोधित करने जाते हैं, वहाँ पूरा मार्च निकलता है, तो वहाँ हैदराबाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। 2-3 दिन बैठना पड़ता है और फिर जमानत होती है। एक तुगलकाबाद दिल्ली की घटना है। तो जो गुरु रविदास जी गुरु भाई थे, उनके एक मकान का विध्वंस होता है, उसका लेके बहुत ज्यादा विरोध करते हैं। तब भी उस आंदोलन में पुलिस ने गिरफ्तार करती है। एक आपको याद होगा, हाथरस में जो सामूहिक बलात्कार हुआ था, बड़ी घटना हुई थी, उस घटना में इन्होंने जो है पूरा वहां गए और पूरा इन पर आरोप भी लगे कि भाई कहीं ना ये भड़का रहे हैं लोगों को। तो उसमें 500 लोग इनके साथ थे, सबको पुलिस ने गिरफ्तार किया था और सबको जेल भेज दिया गया था। उसके बाद में जब कृषि बिल था, जब हजारों किसान गाजीपुर बॉर्डर पे, दिल्ली बॉर्डर पे बैठे हुए थे, तो तब इन्होंने ऐलान किया था सहारनपुर से कि किसानों के साथ में, और वहां से मार्च निकालने का प्रोग्राम था। तो तब सहारनपुर पुलिस ने
छोटमलपुर से गिरफ्तार करके इन्हें जेल भेज दिया था। फिर इसके बाद में ये इनके संघर्ष, बाकी तो संघर्ष चलते रहे। अब जब चुनाव की बात आती है, मैं फिर वहीं लौट कर आता हूँ चुनाव में। अभी चुनाव तक जाएंगे, लेकिन अभी हाल में संभल में भी पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही, और संभल की स्थिति तो ये है कि 10 तारीख तक बैन लगा दिया है तमाम बड़े दलों के नेताओं के जाने पे वहाँ पुलिस प्रशासन ने। तो संभल को लेके भी वो लगातार जो है कोशिश कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद की वो वहाँ पे जाएं। तो अब राजनीतिक दलों 24 तारीख को जाते हैं तो रोक दिया जाता है जी। आज की घटना है, आज तो सब दलों को मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर रोक दिया गया, किसको जाने नहीं दिया। 3 सांसद थे वहाँ। राणा, ये रोचक मामला ये है कि आप देखो, इससे ताकत का पता चलता है। हरियाणा के चुनाव होते हैं, मतलब अब 2024 में, तो तमाम पॉलिटिकल बड़े बड़े मराठे जो है राजनीति के सब लोग दांव जमाते हैं। तो इनका गठबंधन जेजेपी सा होता है दुष्यंत चौटाला की पार्टी से, और चूंकि दोनों का मन 90 सीटों पे चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं, और दोनों ने संयुक्त रूप से 90 सीटों पे चुनाव भी लड़ा। हालांकि ये अलग बात है कि वहां सफलता नहीं मिली, लेकिन आप हिम्मत देखो कि उस स्टेट में जाके वहां चुनाव लड़ना और तमाम विधानसभाओं में संबोधन, मतलब सभाओं को संबोधित करना। हार जीत तो अलग की बात होती है, पहली बात यह है कि संघर्ष कितना है। काशीराम का भी फॉर्मूला रहता था कि पहले कुछ चुनाव लड़ने के लिए लड़ो, फिर हारने के लिए लड़ो, फिर हराने के लिए लड़ो, और फिर जीत हासिल कर लो। वो फॉर्मूला उनका रहता था। तो वैसे ही चंद्रशेखर भी उसी रास्ते पे हैं। और ऐसे ही राणा जी 2024 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जब चुनाव थे, तब भी उन्हें धोखा मिला। तब धोखा ये मिला कि लगातार ये बात चलती रही कि नगीना सुरक्षित सीट है, वो एक सीट पे चुनाव लड़ना चाहते थे। अखिलेश यादव जी से बात हुई, जयंत चौधरी जब गठबंधन था तो बातचीत चल रही थी। इस बीच में जयंत चौधरी जी का गठबंधन टूट जाता है समाजवादी पार्टी से, वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। तो अब विपरीत स्थिति, तो उन्हें लगातार आश्वासन दिया गया, जैसा चंद्रशेखर जी ने चर्चा की, वो अक्सर सभाओं में बोलते भी हैं। उन्हें बता दिया गया कि वो चुनाव लड़ाएंगे, गठबंधन में रहेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट में जब वो चुप रहे तो उन्हें इग्नोर कर दिया गया, और वहां से समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए नगीना। अब दिक्कत यह है कि वहां बसपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, वहां सपा ने अपने प्रत्याशी उतार दिए, बीजेपी के प्रत्याशी थे। तो कम समय मिला, लेकिन वो बड़ा धोखा था। और हमें लगता है कि जब ये बात कही उन लोगों के बीच में, संघर्ष की मैं ये गाथा, नगीना लोकसभा चुनाव है कि उस नगीना चुनाव में इधर बीजेपी पूरी ताकत के साथ में, आरएलडी गठबंधन भी था, उधर सपा पूरी ताकत के साथ में, सपा कांग्रेस पूरी ताकत के साथ में, बसपा की वो सीट थी 2019 में, वहीं से बसपा के जीते थे चुनाव। तो आप देखिए कि वहां इस बीच से चुनाव निकालना, और चुनाव भी 1,52,000 वोट से जीतना, तो ये संघर्ष की गाथा की कहानी है। और अभी जब 2024 में चुनाव की बात होती है, तो यहाँ महाराष्ट्र में चुनाव होता है, छत्तीसगढ़ में चुनाव होता है, वो महाराष्ट्र में चुनाव में अपने लोग उतारते हैं, वो छत्तीसगढ़ में भी उतारते हैं, बड़ी बड़ी सभा करते हैं। और आपने सुना भी होगा, बीच में पुलिस ने रोक दिया, बवाल हुआ छत्तीसगढ़ में। उत्तर प्रदेश में चुनाव होता है, 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होता है, यहाँ भी तमाम सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारते हैं। और मीरापुर में तो उनका प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहता है, 22,000 से ज़्यादा वोट ले जाता है, और बीएसपी के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है, ये बड़ी बात, 3,500 वोटों पर सिमट जाता है, ये बड़ी बात। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये तो अतीत की बातें हुई, कि आप किस तरह देख रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद का भविष्य? क्या चंद्रशेखर आज़ाद बीएसपी के लेवल की पार्टी खड़ी कर पाएंगे? जैसे बीएसपी तो एक राष्ट्रीय पार्टी अब बन चुकी, तो बड़ा जनाधार, 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन जी, तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद के सामने ऐसे अवसर हैं कि वो इस बड़े फ्रेमवर्क पे जाके, बड़े मंच पे, रंगमंच के बड़े अभिनेता बने सियासत में? क्या ऐसी संभावनाएं आपको नजर आती हैं? डॉक्टर साहब, वो इस समय देश की बड़ी महापंचायत में बैठे हुए हैं, और हम देख रहे हैं कि बसपा के तुम्हारे सांसद नहीं है फिलहाल, वो जिस अंदाज में मुद्दों को उठाते हैं, संसद में चिल्लाते हैं, तो जो एक बसपा का कैडर वोट था, जो था उस समय का, वो धीरे धीरे इसलिए अट्रैक्शन कर रहा है, इनके साथ जुड़ रहा है कि वो तमाम मुद्दों को बहुत आक्रामकता के साथ उठा रहे हैं। और जो यूथ है, देखो किसी भी पार्टी में अगर यूथ अगर साथ है किसी दल के, तो यूथ बहुत बड़ा काम करता है। यूथ हार को जीत में बदलता है, और इनके साथ जिस तरह यूथ पूरे आक्रामकता के साथ लगा हुआ है,
कहीं भी अगर कोई चंद्रशेखर आजाद पे टिप्पणी कर दे तो यूथ एकदम रिएक्शन करता है। मुझे लगता है कि जो आज की स्थिति है, जब हम संसद में बोलते हुए देखते हैं, सड़कों पे बोलते हुए देखते हैं और पंचायतों में उनका भाषण देखते हैं, और जिन मुद्दों को उठाते हैं वो किसानों के मुद्दों को उठाते हैं, वो दलितों के मुद्दों को उठाते हैं, वो बेरोजगारों के मुद्दों को उठाते हैं, वो व्यापारियों के मुद्दों पे बोलते हैं, तो हमें लगता है कि ये जो उड़ान है, हमें लगता है कि ये उड़ान कुछ तो इतिहास रचेगी। चंद्रशेखर, मैंने भी उनको सुना कई बार बोलते हुए सीधे। चंद्रशेखर लंबे लंबे भाषण देते हैं, 40 मिनट 45 मिनट 1-1 घंटे के भाषण देते हैं, और वो भाषण के अंदाज में नहीं, समझाने की शैली में बात करते हैं। और बहन जी तो पर्चा पढ़ के बोलती थी, उनके भाषण लिखे हुए होते थे, और वो पर्चा पढ़ के नहीं बोलते हैं। एक बात तो ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात ये है कि लंबे भाषण हैं, घंटे घंटे भर के समझाते हैं, सारे समीकरण समझाते हैं, सारे दुखों पे बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ की बदहाली पे बात करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं, महंगाई पे बात करते हैं, और आर्थिक सामाजिक असमानता पे बात करते हैं, क्राइम पे बात करते हैं, वो किसानों के मुद्दों पे बात करते हैं, महिलाओं की बराबरी के सवाल पे बात करते हैं, छात्रों नौजवानों के जो पर्चे लीक वाले प्रकरण हैं उनके ऊपर बात करते हैं, एजुकेशन का जो लेवल है उसके ऊपर बात करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन में जिस तरह से सरकार हाथ खींच रही है उस पर बात करते हैं, हायर एजुकेशन के सवालों को एड्रेस करते हैं। तो वो एक व्यापक फलक पे चले जाते हैं, एक बड़े विस्तृत समाज के बड़े हिस्से पर जाकर के वो उनकी समस्याओं को एड्रेस करते हैं, उनके बारे में बात करते हैं, उनके सवाल उठाते हैं, उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी के दर्द को महसूस करते हैं। ये एक बड़ी बात उनमें देखने को आती है। और दूसरा एक ये, चूँकि भारतीय समाज पितृसत्तात्मक समाज है, यहाँ महिलाओं के लिए अभी भी 21वीं सदी में भी, और जब हम बैठे हुए हैं 2024 नवंबर में, तब भी ऐसे हालात नहीं हैं कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की तरह हर फील्ड में उसी तरह से काम कर सकें। उस तरह का फ्री एनवायरनमेंट उनके पास नहीं है। जैसे अभी भी सेफ्टी के इश्यूज हैं, अभी भी महिलाओं के साथ भेदभाव नज़र आता है, और वो देश में सियासत से लेके ब्यूरोक्रेसी से लेके सरकारी मशीनरी से लेके और समाज की जो बेसिक यूनिट है फैमिली, उस तक में नज़र आता है। वो तो एक दायरा, उससे एक संघर्षों, बहन जी के जो संघर्ष हैं वो मामूली संघर्ष नहीं है। मायावती जी ने जिस तरह से, जिस साधारण परिवेश से वो आती हैं, और आने के बाद जिस तरह से वो साइकिल यात्राएं करती हैं वेस्टर्न यूपी में, जिस तरह से घूम घूम के संगठन बनाती हैं, और जिस तरह से बीएसपी की फॉर्मेशन होती है और वो बीएसपी की बड़ी लीडर बनती हैं, सीएम बनती हैं, उसके बाद रिफॉर्म्स करती हैं, काम करती हैं, तो मामूली काम नहीं था। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि हम उस लड़ाई को एक स्टेप आगे लेके जाएंगे। तो बहन जी के साथ तो ये भी लिमिटेशंस थी कि सिक्योरिटी सेफ्टी इश्यूज थे, जो महिलाओं की गैर बराबरी वाला इशू था वो उनको खुद फेस करना पड़ा। तो चंद्रशेखर के पास एक तो ये प्रिविलेज हैं कि वो दिन रात 24 घंटे घूम सकते हैं, एनर्जेटिक हैं, अभी यंग हैं, एज फैक्टर उनके फेवर में है। दूसरा, लंबा लंबा बोलते हैं, मुद्दों की समझ उनके पास है, इंटरेक्ट करते हैं, इमोशंस को वो बेसिकली कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं लोगों के। और वो जिस तरह से केवल दलितों में काम नहीं कर रहे, दलितों के साथ साथ वो मुस्लिम्स में काम कर रहे हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट में काम कर रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पे आपने सही कहा, उनकी एक मेरिट है। लेकिन कुछ सवाल मैं आपसे बसपा के बारे में जानना चाहूँगा कि बसपा इस स्थिति में क्यों आई, क्या कारण है। कई बार सवाल उठते हैं कि साहब, बस कई प्रत्याशियों ने ऐसे सवाल उठाए कि साहब वहाँ पैसे लेकर के टिकट दिए जाते हैं, ऐसे सवाल उठते हैं। कई बार ये सवाल उठते हैं कि बहन जी ने शुरू में जो नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार वाला नारा, वो हिट हुआ, उस पर उन्होंने दलितों की लामबंदी की, और बाद में उस नारे को डाइल्यूट करके उन्होंने पूरी सत्ता जो है वो तिलक तराजू तलवार के हाथ में सौंप दी। खैर, मैंडेट भी मिला उस बेसिस पे उन्हें, एक समय में उनको बड़ा लाभ मिला कि ब्राह्मण वोटर उनके साथ अफिलेट हुआ, राजपूत उनके साथ अफिलेट हुआ, वैश्य उनके साथ आया, वेस्टर्न यूपी की बेल्ट में जाट और गुजर प्रत्याशी उन्होंने उतारे और जीते, विधायक रहे उनके, इन सारी जातियों के नेता उनके यहाँ। और सतीश मिश्रा अभी भी उनके साथ मजबूती से डटे हुए हैं। मुस्लिम्स में बात करें तो नसीमुद्दीन सिद्दीकी हैं, शमशुद्दीन राइन हैं, मुनकाद अली हैं।
तो तमाम मुस्लिम नेता भी उनके साथ मौजूद हैं। हालांकि कुछ लोग छिटक गए, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य, इस टाइप के बड़े नेता भी, ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ रहे। तो ऐसे तमाम नेताओं का एक जमावड़ा बसपा में होता था। आज हम देख रहे हैं कि चुनाव दर चुनाव बसपा लगातार कमज़ोर होती जा रही है। सदनों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है, ना विधानसभा में ना लोकसभा में। तो आप क्या भविष्य देखते हैं ऐसे में बसपा का? क्या बसपा जिस सेगमेंट पे लीडरशिप करती थी उस सेगमेंट की लीडरशिप आने वाले समय में चंद्रशेखर करेंगे, या अभी बहन जी कुछ दिन करती रहेंगे? देखो डॉक्टर साहब, जो कैडर है बसपा का नो डाउट कैडर पूरे देश में है। और आप ये याद करिए कि जो सोशल इंजीनियरिंग थी, जब 2007 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है तो तमाम मीडिया हाउस ये कहते हैं कि भाजपा और सपा के बीच टकराव है। लेकिन मतदान के बाद जब सर्वे आता है, जब एग्जिट पोल आता है, तो एग्जिट पोल में बसपा को कहीं नहीं देखा जाता। और जब रिजल्ट आता है तो इंडिपेंडेंट सरकार बसपा बना लेती है। उससे पहले के अगर पीछे जाओ, हमें लगता है कि अब लोग आक्रामकता चाहते हैं कि भाई हमारे जो सवाल हैं, ये चाहते हैं कि जिस नेता में आक्रामकता नहीं है वो हमारे सवाल क्या उठाएगा, हमारे मुद्दे क्या उठाएगा। जब बहन जी आक्रामकता से बोलती थी, रैलियों को संबोधित करती थी, दहाड़ती थी, तो उस समय सोशल इंजीनियरिंग ऐसी थी कि तमाम लोग उनसे जुड़े हुए थे। और जब से हमें लगता है कि 2012 के बाद में, जब से उन्होंने, अब पता नहीं उनके नेताओं ने उन्हें क्या ऐसी सलाह दी, जब से उन्होंने कागज पे लिखा हुआ भाषण पढ़ना शुरू किया, तो तब हमें लगता है कि उसके बाद से लगातार आप देखो 2012 के बाद, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात करो, चाहे विधानसभा भाषण लिखा हुआ पढ़ने से तो उतना नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उससे तो क्या है कि वो कोशिश रहती है कि सारे इश्यूज को वो एड्रेस कर लें। चंद्रशेखर भी लंबे भाषण दे रहे हैं। और जो दलितों के और पिछड़ों के जो नेता रहे हैं अधिकांश, हमने देखा, पुराने लोग ये बताते हैं कि चौधरी चरण सिंह का भी कोई भाषण घंटे भर से कम नहीं होता था। वो भी किसानों के बीच में, कम पढ़ा लिखा तबका था उस समय कंपेरेटिवली, तो वो लंबे लंबे भाषण देते थे। मुझे लगता है राजेश भाई साहब कि बड़ा नुकसान बसपा को इससे भी हुआ कि उनका जो सोशल इक्वेशन है वो इसलिए भी टूटा कि जो यूथ है, दरअसल आप जो कह रहे थे कि एग्रेशन चाहता है, वो चाहता है कि जब आपका दल विपक्ष में हो तो तब भी वो सड़कों पे आपकी लड़ाई लड़े। तो बहन जी की पॉलिटिक्स ये रहती थी कि जब वो सत्ता में रहती थी तो तब वो लड़ती थी अपने हिस्से के लिए, जो भी रिफॉर्म करने होते थे सत्ता का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करती थी और करती थी। लेकिन जब वो सत्ता से बाहर हैं तो वो साइन आउट हो जाती हैं, वो कहीं दिखती नहीं। किसी भी इशू पे, महंगाई के सवाल पे, बेरोजगारी के सवाल पे या क्राइम के सवाल पे, वो सड़कों पे संघर्ष की परंपरा बसपा की नहीं रही। वो ट्विटर पर ट्वीट जरूर करती हैं, वो कुछ बयान जरूर देती हैं, इस बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, लेकिन उनकी पार्टी जमीन पे जनता को लामबंद करके आंदोलन नहीं करती। तो लोग आंदोलन चाहते हैं। 5 साल का इंतजार, 20 साल, 25 साल का, 30 साल, 35 साल का नौजवान 5 साल इंतजार करना नहीं चाहता। लोहिया ने कहा था जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। उनकी बात में दम थी, उनकी बात में दम था लोहिया जी की। लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो आज का जो यूथ है वो, उसके पास इतना समय नहीं है कि वो 5 साल इंतजार करे कि साहब आपकी सरकार आएगी तब कुछ समाधान होगा। वो चाहता है कि आज जब इशू रेज हुए हैं, जब सरकार कोई स्टेप ले रही है तो तभी प्रतिरोध हो, तभी उसके खिलाफ खड़ा हुआ जाए और प्रेशर डाल के अपने हित हक में फैसले कराए जाएं। तो मुझे लगता है ये भी एक वजह रही। दूसरा, सोशल कॉम्बिनेशन उनका टूटता चला गया। दलित मुस्लिम अलग हो गए पहले, ब्राह्मण जो है फॉरवर्ड कास्ट जो उनके साथ थी वो टूट करके बीजेपी के साथ चली गई समय के साथ, और मुस्लिम्स जो हैं उनका रुझान सपा और कांग्रेस की तरफ हो गया। तो अब दलित बचे, और दलितों में भी जाटा वोट का ये एक हिस्सा उनके पास कंसोलिडेशन के साथ बचा, बाकी में डिवीजन हुआ। वाल्मीकि का रुझान एक समय में भाजपा की तरफ हुआ, कश्यप, निषाद, राजभर, इस तरह की जो जातियां हैं उनका रुझान सपा की तरफ हुआ। तो एक डिवीजन सब में होता चला गया, और उनका जो बहुजन का फॉर्मूला था बेसिकली वो बिखर गया। मुझे लगता है इस वजह से पीछे गई खत्म हो, और जमीन से जो जुड़ाव था, जो कटे जिस तरह से उनके नेता बसपा के, उससे भी नुकसान हुआ। और ये जो पब्लिक डोमेन में बातें आई कि साहब पैसा लेकर के टिकट दिए जा रहे हैं,
तो इससे भी नुकसान हुआ। हालांकि इसको स्वीकार करने में उनकी पार्टी को कभी कोई संकोच नहीं हुआ। वो तो कहते थे कि भाई ये पूंजीपतियों से तो फंडिंग नहीं कर लेते हम, ये तो सत्य है। तो प्रत्याशियों से ही आर्थिक मदद लेती है पार्टी और उसी आधार पर चुनाव लड़ती है। तो इस तरह की चीजें हैं। खैर वीडियो लंबा हो रहा है, 24 मिनट का वीडियो हो चुका है। मित्रों कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, रिएक्शन दीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल हैं। वही सवाल हमारा आपसे भी है जो राजेश भाई साहब से था, क्या बहुजन समाज पार्टी का विकल्प बन पाएंगे चंद्रशेखर? बन पाएंगे तो कितने सालों में बन पाएंगे? क्या वो यूपी का मुख्यमंत्री बनने का कैलिबर रखते हैं? क्या वो बहुजन समीकरण बनाने में कामयाब हो पाएंगे? इन सारे सवालों के जवाब आप जरूर दीजिएगा। जी राजेश भाई साहब, कंक्लूडिंग कमेंट चाहता हूं आपसे। 25 मिनट का वीडियो हो गया सर। अभी आपने देखा होगा बहन जी कई बार चंद्रशेखर का नाम लेकर टिप्पणी कर देती हैं, टाइट बोले ऐसा कर रहा है। लेकिन आपको याद होगा अभी एक प्रोग्राम से जो बाहर निकले तो मीडिया कर्मी ने मायावती कह दिया कि मायावती नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बड़ी नेता है, आप मायावती जी कहिए। तो ये भी है। और आप देखो जितने बड़े मसले हैं, बड़ी घटनाएं हैं, वहां अक्सर बहन जी और बसपा का प्रतिनिधित्व नहीं होता। वहां चंद्रशेखर जेल जाते हैं, वहां जाते हैं तो पुलिस गिरफ्तार करती है, एक मैसेज होता है। तो ये है कि देखो अब तो ये दौर ऐसा है जो सड़कों पर दिखेगा, बड़ा यूथ उस तरफ आकर्षित हो। जो लड़ेगा वो जीतेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो लड़ेगा वो जीतेगा। जमाना बदल रहा है, युवाओं की सोच बदल रही है, राजनीति का पैटर्न बदल रहा है, वोट बैंक की अवधारणा खत्म हो रही है और अब अलग अलग किसी एक जाति को किसी एक नेता के पीछे नहीं माना जा सकता, किसी एक विचार के पीछे नहीं माना जा सकता। और ये भी सत्य और तथ्य है कि भारत में जो लोग विभिन्न दलों के नेता विभिन्न जातियों का समूह अपने साथ जोड़ लेते हैं, वही कामयाब भी होते हैं। और चंद्रशेखर इस रास्ते पर चल पड़े हैं। ये बात अलग है कि उन्हें कितना वक्त लगता है, कितना सफ़र तय करना पड़ता है। इसमें धैर्य की ज़रूरत होगी, इसमें उनके व्यक्तित्व की परीक्षा होगी, उनकी क्षमताओं का परीक्षण भी इसमें होगा। सवाल बड़े हैं और उनका सफ़र शब्बीरपुर से नहीं, नगीना से शुरू होता है। उनकी चुनौतियां अब शुरू होती हैं जब वो पार्लियामेंट के मेंबर हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा, वीडियो मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।